हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे गणित के विषय बीजगणित के बारे में। हम अपने गणित के बारे में हम कई शाखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वो गणित की शाखा जिसमें हम अंकों का यूज़ करते हैं या अंकों का उपयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो गणित की ये शाखा जिसमें हम अंकों का यूज़ करते हैं, हम उसको बोलते हैं अंकगणित। हम गणित की एक और शाखा के बारे में भी जानते हैं, जिन्हें हम आकारों की अध्ययन के लिए यूज़ करते हैं या आकारों के अध्ययन के लिए उपयोग में करते हैं, जैसे त्रिभुज, वक्र, वृत्त, आयत, आयताकार। इस वाली गणित की शाखा को हम बोलते हैं रेखा गणित। आज हम पढ़ेंगे तीसरी शाखा के बारे में गणित की, जिसके अंदर हम अक्षरों का यूज़ करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। इस शाखा को हम बोलते हैं बीज गणित। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बीज गणित को पढ़ने के लिए हमें कुछ मूलभूत चीज़ों को, सिद्धांतों को समझना चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ होती है चर और अचर राशियों के बीच में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि आप अंकगणित में जिस भी नंबर को पढ़ते हैं, जैसे कि आप मान लें 5, 50, 500, 5000, ये जो नंबर हैं, ये सब संख्याएं हैं, ये अंक हैं और इन अंकों का मान किसी भी परिस्थिति में हमेशा समान ही रहता है। 5 को आप चाहे किसी के साथ भी जोड़ें, घटाएं, 50 को चाहे गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करें, इन अंकों का मान हमेशा वही रहेगा जो कि किसी भी परिस्थिति में समान रहेगा। जैसे कि 5 का मान हमेशा 5 ही रहेगा। लेकिन चर राशि इससे अलग होती हैं। चर राशियों को अपन इंगित करते हैं इस तरीके से x, y, z, a, b, c। इनका कोई भी मान निर्धारित नहीं होता। तो समझिए, चर और अचर राशियों में ये बहुत बड़ा फर्क है। अचर राशियों का मान हमेशा निर्धारित होता है, जबकि चर राशियाँ कुछ भी मान ग्रहण कर सकती हैं। वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है या परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैंने एक व्यंजक लिखा x + 10। व्यंजकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी जल्दी ही। x + 10, तो इसके अंदर x का मान अगर मैं रखूं 5, तो ये x + 10 बन जाएगा मेरे लिए 5 + 10 यानी कि 15। अगर मैं x का मान रखूं 2, तो ये मेरे लिए बन जाएगा x + 10, 10 + 2 12। अगर मैं इस x का मान रखूं 90, तो ये x + 10 बन जाएगा 90 + 10 100। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तीनों परिस्थिति में x का मान अलग अलग है। पहली परिस्थिति में x ने अपना मान लिया है 5, दूसरी परिस्थिति में x ने मान लिया है अपना 2 और तीसरी परिस्थिति में x ने अपना मान लिया है 90। उसी के कारण से इस पूरे व्यंजक x + 10 का मान अलग अलग आया है। जब x मान 5 है तो आंसर आया 15, जब x का मान 2 है तो उत्तर आया 12, जब x का मान 90 है तो उत्तर आया 100। तो ये एक मुख्य भिन्नता होती है चर और अचर राशियों के अंदर। चर राशियों का मान कभी भी निर्धारित नहीं होता है, अचर राशियों का मान हमेशा हर परिस्थिति में समान रहता है। बीजगणित के अंदर हम इन चर राशियों का ही उपयोग करेंगे। अब हम समझते हैं कि बीजीय गणित का गणित में क्या उपयोग है और हम इसका किस किस परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैंने उदाहरण लिया है कि हम कुछ किताब खरीदने के लिए जाते हैं। एक बुक की कीमत है 4 रुपये। अगर हम 2 किताबें खरीदेंगे तो उनकी कीमत होगी 8 रुपये। हमने कैसे निकाला? 4 गुणा 2 करके। एक किताब की कीमत 4 है तो 2 किताबों की कीमत होगी 4 गुणा 2, 8 रुपये। हमें अगर 5 किताबें खरीदनी है तो उनकी कीमत होगी 20 रुपये। कैसे? 4 रुपये एक किताब की कीमत गुणे 5, 4 गुणे 5 20 रुपये। हमें अगर 7 किताबें निकालनी हो इसी तरीके से तो उनकी कीमत होगी 28 रुपये। 4 रुपये एक किताब की कीमत गुणा 7 किताबें, 4 गुणा 7। इसी तरीके से 25 किताबें निकालनी होंगी तो 100 रुपये। इसके लिए 25 गुणा 4 गुणा 25 किया। तो इसी तरीके से हमें किसी भी किताबों की संख्या निकालनी होगी, की कीमत निकालनी होगी, तो उसके लिए हम करेंगे 4 रुपये से उस किताबों की संख्या का गुणा। तो अब अगर मैं इस परिस्थिति में जाऊं कि मुझे पता नहीं है कि मुझे कितनी किताबें खरीदनी है और मैं उसको एक चर राशि के रूप में लिखता हूं x बुक्स, तो हमें उसकी कीमत निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? हम वही ऊपर से लिया गया परिस्थितियों का यूज करते हुए
हम निकालेंगे इसका एक सूत्र। किस तरीके से? जैसे कि हम जानते हैं किसी भी किताब की संख्या को हमें 4 रुपये से गुणा करना पड़ता है, तो x किताबों के लिए हमें उसे x को 4 से गुणा करना पड़ेगा और आंसर आएगा 4x रुपीज़। हमें यहाँ पे नहीं पता है कि x 1 है कि 100 है कि 10 है कि 50 है, बस मुझे ये पता है कि x एक चर राशि है और मुझे इस x के बराबर बुक्स को निकालना है। तो मेरी इसकी टोटल कीमत, कुल कीमत हो जाएगी 4x। इसी तरीके से अगर मुझसे बोला जाए कि y बुक्स निकालनी है, y बुक्स की कीमत निकालनी है, ज्ञात करनी है, तो वो होंगी y बुक्स गुणा 4, क्योंकि हमें जितनी भी किताबें खरीदनी होती हैं हमें उसे 4 रुपये से गुणा करना होता है। ये ही बीजगणित की विशेषता है। इसमें अगर आपको किसी चीज़ का संज्ञा का पूरी तरीके से मान उस परिस्थिति में बिल्कुल अच्छे से मान अगर ज्ञात नहीं हो, तब भी आप किसी सूत्र या फॉर्मूले को या नियम को लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें पता नहीं है कि हमें कितनी किताबें एग्जैक्टली खरीदनी हैं, फिर भी हम उसकी कीमत को चर राशि के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक किताब की राशि 4 है, तो जितनी भी किताबें खरीदनी होंगी वो उनकी संख्या 4 से गुणा हो जाएगी। तो हमने x बुक्स निकालने के लिए उसे 4 से गुणा किया तो आंसर आया 4x, और y बुक्स निकालनी है तो उसके लिए हमने 4 से y को गुणा किया तो आंसर आया 4y। यानी कि बीजीय गणित में अगर हमें संख्या का पूरी तरीके से मान ज्ञात ना हो, तब भी हम एक नियम या सूत्र लिख सकते हैं। ये बीजगणित की विशेषता होती है। अब हम इस बीजगणित को थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं बीजीय व्यंजकों के बारे में। बीजीय व्यंजक बनते हैं चर और चर राशियों या चर और अचर राशियों के समूह में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करने पर। हम जानते हैं गणित की संक्रियाएं जो हम अंकगणित में यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि जोड़, व्यकलन, गुणा और भाग की। यही सारी की सारी चारों गणितीय संक्रियाएं हम बीजगणित में भी यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 बीजीय व्यंजक लिखे हैं। पहला x + 5, अर्थात x एक चर राशि का 5 एक अचर राशि के साथ में जोड़। दूसरा x - 5, यानी कि चर x राशि का 5 अचर राशि के साथ में माइनस या व्यकलन। तीसरा 5x, यानी कि 5 और x के बीच में गुणा। 5x का मतलब है 5 गुणा x। 5 गुणा x को हम 5x भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 एक अचर राशि और x एक चर राशि का गुणा होना। और ये आखिरी है x / 5, यानी कि x एक चर राशि और 5 एक अचर राशि के बीच में भाग देना। तो इस तरीके से ये जो व्यंजक हमें प्राप्त होते हैं x और y के और x और 5 के रूप में जो हमें व्यंजक प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक चर और एक अचर राशि के रूप में गणितीय संक्रियाओं को यूज करते हुए का उपयोग करते हुए जो हमें व्यंजक प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ये जो उदाहरण था, ये था आपका उदाहरण एक चर और एक अचर राशि के बीच में। इसी तरीके से दो चर राशियों के बीच में भी हम बीजीय व्यंजकों को प्रतिपादित कर सकते हैं, जैसे कि a + b, a + c, x - y, x × y या x भाग y। तो ऊपर की जो दो संक्रियाएं हुई हैं उसके अंदर जोड़ है a और b का और a और c का। तीसरी में x और y के बीच में माइनस यानी व्यकलन हुआ है। चौथे में x और y के बीच में गुणा हुआ है और आखिरी में x और y के बीच में भाग हुआ है। ये दूसरी तरीके की व्यंजक राशियां हैं जिसमें कि दो चर राशियों के बीच में गणितीय संक्रियाएं हुई हैं। यानी कि ये जो पहला तरीके का उदाहरण था उसमें एक चर और एक अचर राशि के बीच में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग हुआ था। ये थे एक चर और एक अचर राशि के बीजीय व्यंजक। जबकि दूसरी तरीके के जो हमने उदाहरण देखे उसमें दोनों चर राशियों के बीच में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग हुआ है। ये बीजीय व्यंजक हैं पूरी तरीके से चर राशियों के बीच में बने हुए। इसमें हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। जब चर राशियां दोनों समान तरीके की हों, जैसे कि a + a, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं और आंसर आता है 2a, क्योंकि a और a को हम 1a मान सकते हैं। यानी कि a + a को हम 1a + 1a मान सकते हैं, जिनका कि जोड़ होके 2a बन जाता है। लेकिन अगर चर राशियां
समान तरीके की नहीं हो, यानी कि एक a है और एक b है, और अगर हम इनको जोड़ें a प्लस b, तो हम इनको इससे अधिक सरल नहीं कर सकते। a प्लस b ना तो 2a हो सकता है ना 2b हो सकता है। हम समझ सकते हैं एक उदाहरण के रूप में, जैसे कि हम बोलें एक आम है और एक और आम है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, एक आम प्लस एक आम, तो ये बन जाएंगे हमारे 2 आम। ये हमारे बन जाएंगे एक आम इक्वल्स टू वन मैंगो प्लस 1 मैंगो इक्वल्स टू 2 मैंगो। तो ये दोनों आम और आम आपस में जुड़ गए। लेकिन अगर मैं इस उदाहरण में एक और लेऊं तरीके की परिस्थिति, एक आम प्लस एक सेब, यानी कि एक मैंगो और एक एप्पल, तो क्या इन दोनों को जोड़ने से हमें कुछ आंसर प्राप्त होगा? नहीं। ना तो एक आम प्लस एक सेब, ना तो 2 आम होते हैं ना 2 सेब होते हैं, यानी कि हम एक आम और एक सेब को आपस में नहीं जोड़ सकते। उसी तरीके से हम 2 चर राशियां अगर अलग अलग तरीके की होंगी, हम उनको नहीं जोड़ सकते। एक आम और एक आम जुड़ सकते हैं, उसी तरीके से a प्लस a जुड़ सकता है, लेकिन एक आम और एक सेब नहीं जुड़ सकता, इसीलिए a के अंदर b जुड़ नहीं सकता। और अब हम बीजगणित और बीजीय व्यंजकों का उपयोग हमारे व्यवहारिक परिस्थितियों के लिए समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने इसके लिए 4 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण, मैंने माना है कि 2 बच्चे हैं a और b। a के पास b से 10 टॉफ़ी अधिक हैं। मुझे नहीं पता कि b के पास में कितनी टॉफ़ी हैं, तो मैं b के पास टॉफ़ियों का मान लेता हूं एक चर राशि x। तो a के पास में क्योंकि b से 10 टॉफ़ियां अधिक हैं, तो इसलिए उसके पास b की टॉफ़ियों से के अंदर 10 जोड़ दिया जाएगा, यानी कि x में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो जो मुझे व्यंजक प्राप्त होता है x प्लस 10, ये a के पास टॉफ़ियों की संख्या हो गई। दूसरा उदाहरण, a की उम्र b से 8 वर्ष कम है। मुझे फिर से नहीं पता कि b की उम्र कितनी है, तो मैंने b की उम्र मानी चर राशि x। a की उम्र क्योंकि उससे 8 वर्ष कम है, तो a की उम्र हो जाएगी x के अंदर 8 को घटाने से प्राप्त व्यंजक, यानी x माइनस 8। तीसरा उदाहरण, a के मार्क्स b से दुगने हैं। मुझे फिर से नहीं पता कि b के मार्क्स कितने हैं, मैंने उसको माना चर राशि x। तो b के मार्क्स उसके 2 गुने, यानी कि a के मार्क्स b को 2 से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि, यानी 2x a के मार्क्स होंगे। चौथा उदाहरण है, a के मार्क्स x के आधे हैं। b के मार्क्स मैंने फिर से माने चर राशि x, तो a के मान हो जाएंगे b के आधे, यानी कि x को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा, यानी कि x/2। अगर अब हम इन चारों परिस्थितियों को एक बार वापस से देखें, चारों परिस्थिति में मुझे b का मान नहीं मालूम है, ना तो मुझे पता है b के टॉफ़ी कितनी है, b की आयु कितनी है, या b के मार्क्स कितने हैं। इसलिए मैंने चारों परिस्थिति में b के लिए उसके टॉफ़ी, उसकी आयु और उसके मार्क्स के लिए चर राशि x का उपयोग किया है। फिर मैंने देखा है कि a की आयु या a की टॉफ़ी या a के मार्क्स b के इन्हीं संबंधित टॉफ़ी, आयु और मार्क्स से किस तरीके से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसे कि पहले उदाहरण में a के टॉफ़ी b से 10 अधिक है, इसलिए मैंने उसके अंदर x के अंदर 10 का जोड़ किया, ये मेरा हुआ प्लस का उदाहरण। दूसरे में a की आयु b से 8 वर्ष कम है, इसलिए मैंने b की आयु के अंदर 8 को घटा दिया, ये हुआ मेरा माइनस का उदाहरण। तीसरी परिस्थिति में मैंने देखा a के मार्क्स b से 2 गुने आए हैं, यानी कि गुणा, 2 से गुणा किया मैंने, तो तीसरा मेरा उदाहरण हुआ गुणा का। और इसी तरीके से चौथा हुआ a के मार्क्स b के आधे आए हैं, यानी कि a के मार्क्स प्राप्त करने के लिए b के मार्क्सों को 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से विभाजित कर दिया, तो ये मेरा चौथा उदाहरण हुआ डिवीजन का। तो इस तरीके से मैंने ये 4 व्यवहारिक परिस्थितियों के अंदर 4 तरीके की गणितीय संक्रियाओं का यूज किया। आप देख सकते हैं कि मुझे इन चारों ही उदाहरणों के अंदर b का मान नहीं मालूम है, मैंने इसलिए उसके मान को एक चर राशि x से प्रदर्शित किया है, तथा उसके संबंध में मैंने b के आंसर निकाले हैं, चाहे तो वो प्लस करके या माइनस करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। इस तरीके से हम जैसे कि मैंने समझाया था कि बीजगणित के अंदर हमें अगर किसी चीज का मान पूरी तरीके से नहीं मालूम है, फिर भी हम 2 राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और एक नियम को लिख सकते हैं,
जो मैंने इन चारों ही उदाहरणों में किया है। तो ये हमारा बीजगणित का मेन विशेषता होती है या मुख्य विशेषता होती है कि हम उसके अंदर हमें अगर राशि का पूरी तरीके से मान मालूम नहीं हो तब भी हम सूत्र या नियमों का निर्माण कर सकते हैं।